हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में अपन डिस्कशन कर रहे थे रिसोर्सेज। अपन 10th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। 10th क्लास के एनसीईआरटी में अब सबसे पहले ज्योग्राफी पे डिस्कशन कर रहे थे। ज्योग्राफी का अपन ने पहला चैप्टर जो रिसोर्सेज था उस पर अपन ने डिटेल से डिस्कशन कर लिया। और आज की क्लास में जो है वो अपन सेकंड चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड चैप्टर का अपना नाम है वन्यजीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इस चैप्टर पर अपन डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि जब अपन पहली क्लास में जब अपन ने डिस्कशन किया था तो अपन ने सीधा एनसीईआरटी से डाटा उठा के और उस पर डिटेल से डिस्कशन किया था, यानी अपन एनसीईआरटी पीडीएफ के तौर पे यूज की थी। बट ये जो टॉपिक है ना, ये एनसीईआरटी में काफ़ी बिखरा हुआ है, सिमटा हुआ नहीं है ना। इसमें एनसीईआरटी में जब जो डाटा दे रखा है वो डाटा तो सेम दे रखा है यहाँ पे जो है वो, परंतु वो डाटा काफ़ी बिखरा हुआ है, उसमें समझाने वाला पोर्शन ज़्यादा दे रखा है उन्होंने। तो मैंने क्या किया ना, इसकी समरी तैयार कर लिया। समझा मैं आपको वैसे भी दूंगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट डाटा एनसीईआरटी के थे वो भी इसमें है। इसके अलावा जो कुछ डाटा जो है वो मैंने करंट अफेयर के लिए है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है वो 2019 का दे रखा है ना। अपनी जो वनों से संबंधित जो वन रिपोर्ट आती है वो 2 साल से एक बार आती है, ठीक है। तो हाल ही में 2021 की जो रिपोर्ट आई थी तो वो वाला डाटा मैंने यहाँ दिया हुआ है कि भाई कितने आरक्षित वन है, कितने संरक्षित वन है, कितने रक्षित वन है, वो वाला डाटा है ना। इसके अलावा वन्य जीवों से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि अपन ने यहाँ पे करंट अफेयर के डाटा ऐड कर दिया, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अपने को ये चीज़ें देखनी है कि भाई अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो जो भी अपने एग्जाम के प्रॉफिट में रहेगा उस पर डिटेल से अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ मिल ही गई हो। अगर जिन बच्चों को पीडीएफ ना मिली हो वो दिए गए लिंक पे क्लिक कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ को फिर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अपना जो सेकंड चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? वन है वन्यजीव, ठीक है। वन है वन्यजीव संसाधन। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने रिसोर्सेज पे डिस्कशन किया था, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज के क्लास में अपन इस पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाती है भाई बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आखिर? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेरे को ये बता दो आप, तुम डाइवर्सिटी क्या होती है, फिर बायो तो मैं बता दूंगा आपको कि आप ये बताओ डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? विविधता, जैव विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। यानी जितना ज़्यादा डिफरेंट होगा ना उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? विविधता। उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? विविधता। जैसे हम अक्सर भारत के लिए अपन कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है ना। अपने यहाँ पे विविधता का मतलब ये होगा है कि भाई जितना ज़्यादा डिफरेंट होगा उतनी ही क्या होगी? विविधता होगी। तो क्या विविधता केवल एक पर्टिकुलर एरिया में आ सकती है या फिर हर क्षेत्र में आ सकती है? बिल्कुल हर क्षेत्र में आ सकती है। जैसे कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास के बच्चों में विविधता हो सकती है ना। कुछ बच्चे होशियार हो सकते हैं, कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, वो भी विविधता हो सकती है। इसके अलावा बच्चों की हाइट के अनुसार विविधता हो सकती है। भाई कुछ बच्चे छोटे होंगे, कुछ बच्चे मतलब हाइट में ज़्यादा होंगे, कुछ बहुत कम होंगे, कुछ नॉर्मल हाइट के होंगे। इसके अलावा बच्चों के वेट के अनुसार विविधता हो सकती है। जो डीओबी है ना, डेट ऑफ बर्थ, उसके अनुसार भी विविधता हो सकती है। वैसे ही अगर आप इस विविधता को थोड़ा बड़े एरिया पे जाके लागू करें तब देखो, जैसे भारत की अगर मैं बात करूँ तो अपने यहाँ पे रिलीजन की विविधता है। रिलीजन मतलब धर्म की विविधता है ना। रिलीजन डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता में मतलब अपने यहाँ पे लगभग दुनिया में जितने भी धर्म है ना, तो ऑलमोस्ट इंडिया में लगभग सभी धर्म पाए जाते हैं, है ना। तो उसकी विविधता हो गई। इसके अलावा और किसकी विविधता हो सकती है? संस्कृति की विविधता हो सकती है, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है। अपने यहाँ पे देखो कितने सारे कल्चर हैं। अभी तो अपने राजस्थान में भी अगर अपन केवल राजस्थान का ही ले, राजस्थान में अक्सर कहा जाता है कि राजस्थान में है ना कल्चरल विविधता सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मारवाड़ी के क्षेत्र में जाओगे, ठीक है, अगर आप जोधपुर की तरफ जाते हो तो वहाँ का एक अलग कल्चर है। अपने यहाँ पे शेखावाटी का जो है वो एक अलग कल्चर है। इसके अलावा जयपुर की तरफ जाओगे, ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ का अलग क्षेत्र है। हाड़ौती वाले क्षेत्र में जाओगे, कोटा बूंदी झालावाड़ वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ का एक अलग क्षेत्र। अगर आप लोग बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ का अलग क्षेत्र, अलग विविधता है ना। वहाँ की क्या है ना, अलग कल्चर है। इसके अलावा अगर आप पश्चिमी राजस्थान में चले जाओगे, जैसलमेर में है ना, बॉर्डर वाले एरिया में चले जाओगे तो वहाँ पर अलग विविधता है। तो अपना राजस्थान में अक्सर कहा जाता है कि अब राजस्थान में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर पढ़ा हो थार डेजर्ट के बारे में, अपने थार के मरुस्थल के बारे में, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो विविधता है ना दुनिया में, अगर मरुस्थल में कहीं क्षेत्र में विविधता पाई जाती है तो वो अपने राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा सहारा डेजर्ट में वहाँ पर भी इतनी विविधता नहीं पाई जाती जितनी यहाँ पे अपने यहाँ पे विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को विविधता का समझ में आ गया, मतलब डिफरेंट जितना ज़्यादा होगा वो। अब यहाँ पे शब्द एक जुड़ गया आगे, जैव, बायो। जैव यानी
बायो का मतलब होता है जैव, जैव बोले तो लाइफ, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, जीवन हो, वही क्या होगा, जैव। जैव बोले तो बायोलॉजिकल यानी जैविक, जिसका अर्थ है जीवन या फिर सजीव। अच्छा, सजीव कौन कौन से होंगे, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव वगैरह हो जाएंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, सजीव जो जो चल फिर सकते हो, जो मूवमेंट कर सकते हो विथआउट एनी, ठीक है, मतलब किसी और की हेल्प की जिसको मूवमेंट करने के लिए आवश्यकता नहीं हो, वो मोस्टली जैव में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अजैव, निर्जीव, ये तो अपन ने जैव और बायोटिक एबायोटिक अपन ने रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी अपन ने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अपन जो पढ़ रहे थे वो है था बायो, बायो का मतलब होगा जैव, ठीक है, तो सजीव हो गया। इसके अलावा विविधता की अगर मैंने बात की तो विविधता का मतलब होता है डिफरेंट यानी भिन्नता, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता है ना, वो कौन सी है, जैव विविधता, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि अपन जो है ना वो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन ने जान लिया कि जैव विविधता क्या होती है। इसके अलावा अपन ये जानेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यकता है। राजस्थान, भारत में, अगर भारत के पर्सपेक्टिव से अपन देखें तो भारत में कहाँ कहाँ जैव विविधता ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे जैव विविधता कम है, ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता को संरक्षण क्यों आवश्यक है, फिर अपन बात करेंगे जैव विविधता को संरक्षण कैसे किया जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट जब अपन वन्य जीव पढ़ेंगे तो यही सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा देंगे, भाई वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ठीक है, उनसे संबंधित अपन बातें कर लेंगे। तो ये सभी अपन ने 3-4 पॉइंट जो है ना वो अपन को डिस्कशन करने हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया है विविधता का मतलब, जैव विविधता का मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब बात करते हैं अपन जैव विविधता। जैव विविधता मतलब सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, उनके बीच भिन्नता, जैसे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय, पेड़ पत्ते, मनुष्य सभी इसमें शामिल है, वो क्या आ जाएगी, जैव विविधता। अब देखो, जैव विविधता को इस तरह में कुछ पाए जा सकते हैं। जैव विविधता को अपन कौन कौन से टाइप में इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक तो होती है जेनेटिकली विविधता, है ना। जेनेटिकली मतलब जेनेटिकली किसी चीज़ को मॉडिफाई, जिसके जीन में अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर दे अपन तो वो हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, तो वहाँ से आ जाएगा आनुवांशिक विविधता। या फिर कुछ अपन आनुवांशिक विविधता में मतलब एक तो इसमें जो दे रखा है आनुवांशिक मतलब प्रजातियों के जीवों को भीतर पाए जाने वाली जीन में जो अंतर होगा ना उससे संबंधित है ना। जैसे धान की हजारों किस्में, कुत्तों की अलग अलग किस्में आते हैं, वो वाले आ जाएगी। इसके अलावा अपन जेनेटिकली मॉडिफाई फसलों को भी करते हैं, जैसे अपने पे बाजरा की जो संकर किस्म है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाई है ना। तो जेनेटिकली मतलब जो जीन में अगर कुछ विविधता है ना वो हो जाएगी। जैसे भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपकी क्लास का एग्जांपल दिया था आपको, है ना, कि अपन क्लास में कैसे कैसे डाइवर्सिटी कर सकते हैं, विविधता कर सकते हैं, तो वैसे ही है। एक तो जैसे जीन की आनुवांशिक विविधता हो जाएगी, इसके अलावा दूसरी क्या हो जाएगी, प्रजातीय विविधता। दूसरी क्या हो जाएगी, प्रजातीय विविधता। प्रजाति का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, यानी किसी एक ही प्रजाति में अलग अलग जो पाई जाती है वो वाली, या फिर ये यूँ कहूँ कि किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या, किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या क्या है, प्रजातीय विविधता। इसके लिए आप लोग ना अपने स्थानीय स्तर पे कुछ चीज़ें सोचो कि आपके आसपास में जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, वही वहाँ की स्थानीय क्या हो जाएगी, विविधता हो जाएगी, है ना। इसके अलावा अगर आप किसी नेशनल पार्क में गए हो या फिर जूलॉजिकल पार्क में गए हो तो वहाँ पर आपने कौन कौन से जो जीव देखे हैं ना उनसे संबंधित जो भी हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्रजातीय विविधता में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रहता है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग प्रकार के आवास या फिर पर्यावरण में, जैसे रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, है ना, घास के मैदान का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अलग होगा। इसके अलावा अगर मैं पर्वत के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूँ तो वो अलग होगा, है ना। महासागरों का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, अलग होगा। तो इनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी वो कौन सी डाइवर्सिटी में आ जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की डाइवर्सिटी में, ठीक है। इसके अलावा कि अगर आपको ये लगे भाई जैसे कुछ जेनेटिकली होगा, इसके अलावा आप रंग के आधार पे भी देख सकते हो ना, और इसके अलावा जो प्रजातियां कितने टाइम पीरियड तक रह सकते हैं उसके अलावा भी विविधता, मतलब बहुत सारे टाइप हो सकते हैं उसमें, है ना। ये नहीं है कि भाई केवल इतने ही होंगे, इसमें अपन और भी डिवाइडेशन अगर करना चाहें तो अपन इसमें और भी डिवाइडेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अच्छा ये बताओ अब भाई जो जैव विविधता है वो अपने लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो बताओ आप लोग। सोचो जरा कि भाई जितने भी वन्य जीव प्राणी हैं वो आप लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा उनमें क्या है जो आपको उनकी इम्पोर्टेंस है। एक तो ये जो अपना पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम चलता है ना,
इसके अलावा फूड चेन जो चलती है उसको एक बैलेंस रखने के लिए क्या चाहिए, अपने को सभी प्रजातियों की जो जनसंख्या है वो एक लिमिटेड चाहिए, ना तो मैक्सिमम होनी चाहिए, ना ही क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिटेड भी होनी चाहिए। अगर किसी एक प्रजाति की भी जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो बाकी अपने एरिया के आसपास में रहने वाली प्रजातियों को क्या करने लग जाती है, प्रभावित करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखा जाऊँ देखे अपन, तो आप ये देखो घास को कौन खाता है, हिरण। हिरण को कौन खाएगा, शेर। अगर सपोज दैट कि भाई शेर की प्रजाति लुप्त हो गई तो हिरण की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हिरण की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई तो जाहिर सी बात है हिरण जो भाई हिरण किस पे निर्भर है, हिरण घास फूस पे निर्भर है, तो वो उनको अत्यधिक मात्रा में खाना शुरू करेगा। अच्छा, अगर उनको अत्यधिक मात्रा में खाना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो उनकी जो घास फूस को जिसको हिरण खा रहा है उसकी संख्या में क्या होगी, कमी होगी। और फिर धीरे धीरे यही कमी जो हिरण की मौत का कारण भी बनेगी, क्योंकि फूड कम हो गया तो भाई जनसंख्या हिरण की बढ़ रही है, अगर फूड नहीं मिलेगा तो हिरण की मौत का कारण भी फिर क्या बनेगा, यही रीजन बन जाएगा। तो ये चैन सर्किल टूट गए, है ना। इसके अलावा अगर देखो, अगर हिरण की जनसंख्या समाप्त हो जाए, सब बस इतना ही मानना है कि भाई हिरण को खा रहा है, वो घास को खा रहा है हिरण और हिरण को खा रहा है शेर, ठीक है, और बाकी को सबको भूल जाओ और कुछ नहीं आ रहा बीच में, ठीक है। अब सपोज दैट कि हिरण की जनसंख्या ही समाप्त हो गई, अब शेर बेचारा क्या खाएगा, घास तो खा नहीं कर सकता, तो वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि ये पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि प्रजातियों की जो जनसंख्या है वो एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड तौर पे होनी चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो जैव विविधता का महत्व, इसके अलावा जो भी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी से जीवों से अपने को क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, विविधता मानव जीवन और प्रकृति को संतुलन के लिए अनिवार्य है। संतुलन अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, है ना, कि भाई ये जो इकोसिस्टम पूरा प्रॉपर जो चल रहा है, फूड चेन जो चल रही है ना, उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, मतलब उसमें जो है ना वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी इसके लिए संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, जरूरी होना है। अच्छा, यहाँ पे फिर बायोडायवर्सिटी का मतलब कुछ एग्जांपल दे रहा है, जैसे भोजन और संसाधन, जैसे हमें भाई पेड़ पौधों से अपने को अनाज मिलता है, फूल मिलता है, इसके अलावा कुछ औषधियाँ भी मिलती हैं, है ना। इसके अलावा अपने को कच्चा माल भी मिलता है, तो वो मिलता है कि नहीं मिलता, अगर भाई जाहिर सी बात है, जैसे सपोज दैट कि एक एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ का एग्जांपल लो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, है ना। जैसे अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, तो जीवन वैसे भी खतरे में चल जाएगा। और थोड़ा छोटे स्तर पर अगर आए तो बहुत सारी औषधियाँ हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, है ना, तो वो भी, उनकी जनसंख्या अगर प्रभावित होगी तो वो भी हो सकता है। तो सो मैनी रीजन। इसके अलावा आप लोग अगर जो लोग शाकाहारी हैं तो वो मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो डेयरी प्रोडक्ट पे निर्भर रहते हैं, है ना। अगर सपोज दैट कि डेयरी प्रोडक्ट ना हो तो देखो आप लोगों की जो खाने की थाली है ना उसमें से क्या क्या सामान जो है वो कम हो सकता है, ये आप इमेजिन करना, है ना। अगर मान लो कि जो डेयरी मतलब जो भी भाई डेयरी के मतलब क्या, दूध के जो भी प्रोडक्ट हैं, दूध से बनने वाले जो भी सामान है, अगर सपोज दैट कि आप लोगों को दूध ना मिले, है ना, पशुओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिल रही, तो आपकी जो थाली है यानी खाने में आपको क्या क्या कम हो जाएगा वो खुद आप इमेजिन करना, फिर आपको आंसर अपने आप मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये पर्यावरण संतुलन को अभी बताया मैंने, पर्यावरण को संतुलन को भाई ऑक्सीजन भी देते हैं, इसके अलावा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ग्रहण करते हैं, तो ये जो पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, इकोलॉजी सिस्टम को इसको बैलेंस करने के लिए आवश्यक है कि नहीं है। साथ में मृदा अपरदन, सोइल इरोजियम को भी रोकते हैं ना, मृदा का संरक्षण। अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने जो सोइल जो रिसोर्सेज वाला चैप्टर था उसमें अपन ने सोइल इरोजन पढ़ा था, है ना, तो उससे संबंधित जो बातें हो गई वो भी हो जाएंगी, है कि नहीं भाई। जाहिर सी बात है इस क्षेत्र पे मान लो भी मृदा है, अच्छा यहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं तो मृदा इरोजन नहीं होगा, यानी मृदा का जो क्या वो बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मृदा अपरदन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज दैट कि यहाँ पे पेड़ पौधे हटा दिए तो हवा चलेगी, तो मृदा की जो ऊपरी लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व तो उसी में होते हैं, ठीक है। अगर हवा चलेगी तो ऊपर की लेयर उड़ जाएगी, तो मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, यानी मृदा काम की नहीं, है ना। इसके अलावा अगर अत्यधिक मात्रा में बारिश हुई तो भूस्खलन होता है, जैसे अपने यहाँ पे उत्तराखंड वगैरह वाले इलाके में हो रहा है ना, तो भूस्खलन जैसी घटनाएं भी हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो बहुत सारे मैनी रीजन है, लास्ट क्लास में अपन ने इस पर डिटेल से डिस्कशन किया था। अब देखो परागकण क्या होता है, मतलब कि जो अपने पुष्प आते हैं ना पुष्प, तो उसमें ये कीट पतंग क्या करते हैं, इस पुष्प का जैसे इसमें दो होते हैं परागकण में, तो एक वाले का दूसरा मतलब जैसे समझ लो कि पुष्प को ये जो पौधे हैं उनका निषेचन करवाते हैं ये परागकण के लिए, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो परागकण मधुमक्खियां फसल के उत्पादन में मदद करती हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो जो निषेचन की जो क्रिया होनी चाहिए, तो जो परागकण की जो क्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगी तो जो अपने को जो पेड़ पौधों से जो सामान में जो चीज़ें अपने को मिलती हैं वो नहीं मिल पाएंगी, मतलब जो अपने को फूल मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, वो रुक गई, ठीक है। इसके अलावा जल चक्र,
भाई घने जंगलों में वर्षा कराने, जल स्तर को बनाए रखने के लिए पूरा एक प्रॉपर एक साइकिल चलता है जल का, है ना। जल चक्कर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब अपन जल वाटर रिसोर्सेज पे अपन डिस्कशन करेंगे तो अपन वहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि भाई जल चक्कर कैसे चलता है ना। तो उस पर अपन डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जल चक्कर से संबंधित बातें हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब देखो जैव विविधता के लिए अगर खतरे की बात करें तो भाई जैव विविधता क्यों खतरे में आ गई। एक तो सबसे बड़ा मानव कारण है ही है ना। मानव तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं प्रकृति में जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार ना हो, क्योंकि सारे के सारे कांड तो अपन ने ही किए हैं, है कि नहीं है। आप खुद ही बता दो कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दो। क्या और स्पीसीज कोई ऐसी स्पीसीज है आपके अलावा, मनुष्य के अलावा, जो भाई जो पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिए, शायद ही कोई होगी, है ना। तो सबसे पहला तो जैव विविधता के लिए खतरा तो मनुष्य ही है, मनुष्य को खत्म करो। बट यहाँ पे अपन वैसे देखते हैं भाई जैव विविधता जो तेजी से कम हो रही है ना, वो क्यों हो रही है। देखो आवासीय निवास यानी अपन जंगलों की कटाई कर दी, किया कि नहीं, शहरीकरण किया। अभी बीते दिनों आप लोगों ने मतलब एक तो ये भगेरे वाली जो न्यूज़ आती है ना, वो बहुत ही कॉमन सी न्यूज़ है ना। अब मतलब मोस्टली जितने भी जंगल के आसपास के इलाके में है ना, वहाँ पे आप अक्सर सुनते हो कि वहाँ पे भाई तेंदुआ आ गया, भगेरापन जिसे कहते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में लेपर्ड, है ना। तो वो आ गया, तो उससे उससे उसमें और बाकी जो अन्य मतलब मनुष्य के बीच में एक हमेशा टकराव का चलता रहता है ना। इसमें कहते हैं मानव और वन्य जीवों के मध्य संघर्ष कहते हैं इसको, मानव और वन्य जीवों के मध्य संघर्ष कहते हैं। इसके अलावा अपना जो सरिस्का वाला बेल्ट है ना, तो वहाँ पे टाइगर रिजर्व क्षेत्र है सरिस्का, ठीक है। तो वहाँ पे भी अक्सर ये देखा जाता है कि जो टाइगर है ना, वो आसपास के इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि भाई उनके कोई बाउंड्री तो है नहीं, बना नहीं रखी उन्होंने, है ना। एक पर्टिकुलर एरिया बांट रखा है, और अगर बाउंड्री भी बना रखी होगी तो कैसा ना कैसा तो कूदवाद का आ ही जाएंगे वो। तो ये मानव और वन्य जीवों का अक्सर संरक्षण वो मध्य है ना, आप लोगों को झड़प देखने को मिलती है ना। तेंदुआ वाला तो बहुत कॉमन है। अब भाई क्यों आ रहे हैं वो, क्योंकि जंगल नहीं बचे बेचारों के लिए, है ना। वो भी तो अपना पोषण करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है भाई वो मनुष्य वाले इलाके में आएंगे, और मनुष्य वाले इलाके में आएंगे तो मनुष्य का तो काम निपटाने का रहता है, फिर उनकी वैसे भी जनसंख्या कम होनी है, ठीक है। तो जंगलों के अपन ने कटाई कर दी, शहरीकरण कर दिया। इसलिए जैसे मैंने आपको गंगा नदी के डेल्टा का बताया था आपको, है ना। ये जो अपना गंगा नदी का बेल्ट था, जब अपन मैदान की बात करे थे, तो जो गंगा का मैदान था, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी जनसंख्या उधर पाकिस्तान से अपने यहाँ पे आई थी, है ना। विभाजन जब हुआ था तो जहाँ पे आई थी, तो अपन ने जो वो गंगा का जो डेल्टा वाला क्षेत्र था ना, ये प्लेन वाला थे, वहाँ पे अपन ने वनों के अंधाधुंध कटाई की थी कि भाई जो जनसंख्या आई है उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए। इसके अलावा अपन ने जब कृषि का जब अपन ने विस्तार किया था, तब अपन ने जंगलों को निपटाया था, है ना। तो वो भी इसके बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। तो एक तो ये आ गया भाई जंगलों की कटाई और शहरीकरण, है ना। जैसे अभी वो तेलंगाना में अभी एक नई राजधानी बसा रहे हैं तेलंगाना के, है ना। तो वो वाला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन तो होगा ही होगा, है ना। जलवायु परिवर्तन मतलब भाई तापमान के बढ़ने से कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पृथ्वी में बताया था कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर भी अगर बढ़ेगा टेम्परेचर का, तो भाई जाहिर सी बात है प्रत्येक जीव के लिए, जब मनुष्य है अपने लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। बट अपन ने तो आविष्कार वगैरह AC वगैरह का कर लिया, हीटर वगैरह का कर लिया, तो अपन तो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन कल्पना करो अगर 45 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में हो और आपके पास आवास के लिए वैसा ना हो, तो फिर रह के देखो, देखे, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है जो वन्य जीव हैं उनके पास थोड़ी ना ऐसी लगी हुई है, तो उनके लिए तो खतरा होगा ना ये। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको तो नुकसान होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जलवायु परिवर्तन इसके कारण होगा। इसके अलावा अवैध शिकार, अच्छा जानवरों के बहुत सारे शिकार होते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले भी एक न्यूज़ सुनी होगी कि वो जो आता है ना एक इस नेवले का जैसे आता है, वो एक ऐसे बुलेट प्रूफ वो आती है उसकी चमड़ी, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उसकी तस्करी कर रहे थे और वो 3.5 करोड़ में जाता है। कितने में? 3.5 करोड़ में। देखो आप, अगर जाहिर सी बात भाई इनको लोगों को पैसा मिलता है इनको। इसके अलावा हाथी दांत की तस्करी तो आप लोगों ने सुनी होगी अक्सर, है ना। पहले तो खूब होती थी, आजकल तो हाथी नहीं रहे, तो तस्करी कहाँ से होगी, ठीक है। तो वन्य जीवों का अवैध शिकार करते हैं, क्योंकि वन्य जीवों से जो उनकी खाल है, दांत है, मांस है ना, उसको बेचने के लिए लोग प्रॉफिट कमाने के लिए उनका क्या करते हैं, अवैध शिकार करते हैं। तो ये भी एक जनसंख्या उनके लिए खतरा है। इसके अलावा अपने यहाँ पे देखो चीता, चीता को तो अपन ने वो मतलब कि आखेट खेल खेल के उड़ा दिया बेचारे को, है ना। एशियाई चीता को कब का अपन ने खत्म कर दिया, है ना। बाघों की जनसंख्या में इसीलिए कमी आई थी क्योंकि अपने यहाँ पे जब औपनिवेशिक युग था तो अक्सर लोग आखेट का जो राजा महाराजा वाला टाइम था, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अंग्रेजों का टाइम था, तब तक अपने यहाँ पे आखेटों का वो होता था, है ना। लोग शिकार, राजा महाराजा या फिर जो अपने यहाँ पे
जितने भी गवर्नर जनरल है वो सब शिकार के लिए जाते थे, तो उन्होंने खूब मार मार के निपटाए अपने यहाँ पे, एशियाई चीता इसलिए ख़त्म हो गया है ना। और प्रदूषण पोल्यूशन, एक तो प्लास्टिक, इसका तो आप अक्सर अखबार में देखते हो, वो भी देखते हो, मतलब नॉर्मल चीज़ है ये तो, प्लास्टिक का तो आप सबको पता होगा। इसके अलावा कीटनाशक दवाई, जैसे आप लोगों ने ये कीटनाशक में आप लोगों ने इसका गिद्ध का जरूर सुना होगा, है ना, कि भाई गिद्ध जो है वो कीटनाशक दवाइयों के कारण खत्म हो रहे हैं। अब बाकी इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई वो कौन सी दवाई थी, है ना। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट में अपन ने बांडी नदी का एग्जाम्पल लिया था राजस्थान में, है ना। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट क्योंकि जो औद्योगिक से निकलने वाला अपशिष्ट है, अगर ओपन किसी चीज़ में लगेंगे तो वहाँ से रासायनिक संक्रमण रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जो वाटर है उसको विथआउट रिफाइंड किए हुए अगर उन्होंने नदी में छोड़ दिया तो नदी के जलीय जीव प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे, है ना। अगर जैसे मान लो कि जो आयरन की इंडस्ट्री है वहाँ से जो गर्म पानी निकलता है ना, आयरन को ठंडा करने के लिए पानी का यूज करते हैं, अगर सपोज दैट उस गर्म पानी को अगर सीधा का सीधा नदी में बहा दिया जाए तो नदी के जो जल है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, तो वो भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सो मैनी रीजन है। सो आप अपनी ओर से कुछ सोचना, है ना, मतलब सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप अपनी ओर से एग्जाम्पल लिखो ना, उसमें आप एक तो आपका दिमाग खुद का गति करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल में कुछ भूल भी जाते हो ना, तो आप में वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि आप अपन खुद का मौलिक लिख सको। इसलिए कोशिश हमेशा यही किया करो कि जो भी एग्जाम्पल हो वो आप अपनी ओर से लिखा करो। मैं अक्सर कैलाश में भी आपको यही बात बोलता हूँ कि जब भी आप लिखो, एग्जाम्पल लिखो, तो अपनी ओर से सोच के लिखा करो, ये नहीं कि टीचर ने बता दिया वही लिखा। इसमें एक तो मौलिकता बढ़ जाती है, दूसरी आपकी जो सोचने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देखो, फिर ये अपन ने बहुत सारी जैव विविधता के लिए खतरा, अब खतरे तो हो गए, ठीक है। अब उपाय भी कर लेते हैं भाई, जैसे अपन ने संसाधनों के खतरे देखे थे, फिर अपन ने उपाय भी किए थे। अब देखो उपाय करते हैं, संरक्षण के उपाय देखो, मेथड्स ये उसका हो ही गया, है ना। अब देखो जैव विविधता को बचाने के लिए भारत और विश्व स्तर में कई प्रयास किए गए, हर बार प्रयास किए जाते हैं, आज भी किए जाएंगे, ठीक है। देखो एक तो अपन ने ये वन्य जीव संरक्षण वो बना रखा है, अधिनियम वगैरह एक्ट कानूनी तौर पे प्रावधान कर रखे हैं अपन ने, है ना। इसके अलावा अपन ने और क्या कर रखा है, इसके अलावा अपन ने जो नेशनल पार्क बना रखे हैं, है ना, और संरक्षित क्षेत्र भी बना दिया। आजकल तो संरक्षित क्षेत्रों में तो बीते दिनों से खूब डेवलपमेंट हुआ है ना, जैसे आप लोगों ने लव कुश वाटिका वगैरह देखा होगा, है ना। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्र का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये तो अब इस बार मतलब खूब लव कुश वाटिका वाला तो अपन ने खूब डेवलपमेंट किया है। तो इसके अलावा नेशनल पार्क भी है ना, ये सब आ जाएंगे। इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं वो ज़रा सोचो। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने अगर न्यूज़ सुनी हो तो आप लोगों ने अक्सर सरिस्का वाले बेल्ट में अगर जो खनन मतलब जहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह है तो वहाँ पे खनन पे पाबंदी है, तो जो खनन से होने वाले नुकसान है ना वो भी कम हुए हैं, ठीक है। तो देखो एक तो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब राष्ट्रीय उद्यान बना रखे हैं अपन ने, वन्य जीव अभ्यारण्य बना रखे हैं, जैसे अपने यहाँ केला देवी हो गया, रणथंभौर हो गया। इसके अलावा और बताओ देखिए, केला देवी रणथंभौर हो गया, है ना। और अपने सबसे बड़ा राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, जैसलमेर में गोडावन के लिए फेमस है वो, बताओ। इसके अलावा ये राजस्थान में एक चिंकारा वाला हो गया, है ना, और भी बहुत सारे हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, है ना, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, कोटा बूंदी वाला हो गया, और बहुत सारे हैं, मतलब कमी नहीं है, दुनिया भर के हैं। एक दो याद रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के लिए। बाकी अगर आप कहीं पे घूमने गए हो वन्य जीव अभ्यारण्य में तो आप अपने वाला मोल लिख देना, ठीक है। फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट बना रखे हैं। हॉटस्पॉट मतलब ऐसा मतलब सेंसिटिव एरिया जहाँ पे जैव विविधता बहुत मैक्सिमम तौर पे पाई जाती हो, साथ में इसके अलावा उसको खतरा भी उतना ही हो, है ना। तो मतलब एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, इसके अलावा उसको खतरा भी हो सकता है, तो उसे कहेंगे हॉटस्पॉट, यानी उसकी क्या है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा। तो अपन ने जो नेशनल पार्क है वहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क बना रखे हैं अपन ने, है ना, राष्ट्रीय उद्यान में बायोलॉजिकल पार्क बना रखे हैं अपन ने, नेशनल पार्क बना रखे, तो वहाँ पे अपन ने एक पर्टिकुलर एरिया, कुछ एरिया ऐसा सेंसिटिव एरिया मतलब चुन रखा है जो हॉटस्पॉट हो, है ना। तो उसमें अपन मतलब हर तरह की गतिविधियों को पाबंदी है, वहाँ पे अपन पर्यटन भी नहीं कर सकते, पर्यटन को भी पाबंदी है हॉटस्पॉट वाले एरिया में। तो ऐसे जैसे जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में हो लेकिन खतरे भी उतने ही हैं, यानी खतरा भी है और क्या है जनसंख्या भी अधिक है, तो वो क्या आ जाएंगे हॉटस्पॉट में आ जाएंगे, ठीक है। फिर कानूनी उपाय जैसे कि अपन ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना रखा है ना, जैव विविधता अधिनियम बन रखा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है ना, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। इसके अलावा अपन ने चीता के लिए उसके लिए टाइगर के लिए अधिनियम बना रखा है, अलग अलग प्रजातियों के लिए इसके लिए
हाथी के लिए भी बना रखा है अपन ने, ठीक है, तो वो सब आ जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य, प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कोई पूछ ले आपको कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा सर 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। इसके अलावा जो जैव विविधता एक्ट था वो कब आया? 2002 में। ये भी ध्यान रखना है कि भाई जैव विविधता जो अधिनियम आता है वो 2002 में, और जो प्रतिवर्ष जो जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। तो ये सब अपन ने डिस्कस कर लिए। ये टेबल मैंने इम्पोर्ट मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है, वही है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अपन ने बात की थी फूड, मेडिसिन, क्लीन एयर, पोल्यूशन, परागकण, है ना, पोलिनेशन, ये सब अपन ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब देखो भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जैव विविधता। तो अपने यहाँ पे देखो, एक तो ये ध्यान रखना कि भाई जैव विविधता कहो, अच्छा जैव विविधता को नॉर्मल अगर मैं डाइवर्सिटी से लेके देखो, भाई डाइवर्सिटी ही तो विविधता का रूप है ना, दूसरा सब पार्ट, है ना, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक। तो देखो ये अपनी पृथ्वी है ना, पृथ्वी है ये, ठीक है। अब पृथ्वी में ये बीच से जो रेखा जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे? 0 डिग्री इक्वेटर। फिर 23.5 डिग्री से जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। फिर जो 23.5 डिग्री जो साउथ में जाएगी उसे कहेंगे ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे कहेंगे अपन कर्क रेखा, ठीक है। इसे कहेंगे अपन मकर रेखा। क्या पहले आता है ध्यान रखना, तो ऊपर क्या आएगा, नीचे में आएगा, तो ये होगी अपनी कर्क रेखा और ये होगी मकर रेखा। फिर ये आता है अपना ऊपर वाला आर्कटिक, ऊपर आर्कटिक क्षेत्र, नीचे कौन सा? अंटार्कटिका क्षेत्र। ऊपर कौन सा है? आर्कटिक क्षेत्र। तो ये जो नॉर्थ में आ जाएगा ये किस में आ जाएगा? साउथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर्कटिक सर्किल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक सर्किल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 66.5 डिग्री पे आ जाएगा। ऐसे सेम ऐसे इधर भी आ जाएगा, ठीक। ये आर्कटिक सर्किल हो जाएगा, नीचे अंटार्कटिका है ना, यहाँ पे। तो ये कौन सा सर्किल आ जाएगा? अंटार्कटिका। इसे कहेंगे अपन अंटार्कटिका रेखा, इसे कहेंगे आर्कटिक रेखा। तो ये जो बेल्ट है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी कर्क रेखा से और मध्य रेखा के मध्य, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मध्य का जो एरिया है ना उसे हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी यहाँ पे सूर्य की सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इससे ऊपर अपन जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू कर देंगे ना, वैसे वैसे सूर्य के तापमान में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर में क्या होने शुरू हो जाएगी? कमी शुरू होने जाएगी। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर गति करेंगे, पोल की तरफ, पोलर विजन की ओर गति करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? टेम्परेचर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। टेम्परेचर में क्या हो जाएगी? कम मिल जाएगी, है ना। तो इसे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, फ्रीज जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन, टेरिड जोन और टेम्परेट जोन, ठीक है। तो ये वाला जो बेल्ट है ना इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। अब जो तथ्य है वो ये कहता है कि भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही क्या होगी? डाइवर्सिटी। उतनी ही क्या होगी? डाइवर्सिटी। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही क्या होगी? डाइवर्सिटी। यानी टेम्परेचर समानुपाती इक्वल्स टू क्या होगा? डाइवर्सिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही क्या होगी? डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो जैव विविधता है या फिर यूँ कहूँ कि विविधता है वो कंपैरिजन टू जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले इलाके की तुलना में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाएगी। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि भाई जितनी जनसंख्या जो मध्य भारत है उसमें पाई जाती है, क्या उतनी ही जनसंख्या उत्तर भारत में भी पाई जाती है? नहीं पाई जाती होगी। या फिर यूँ सोचो कि भाई जितनी जनसंख्या प्लेन मैदान वाले स्तर पे पाई जाती है, क्या उतनी जनसंख्या वो पहाड़ों वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका आंसर नहीं ही होना है ना, क्योंकि एक इसके बहुत सारे रीजन है ना। तो आपको नॉर्मली एक बार के लिए इतना याद रखना है कि जहाँ टेम्परेचर अधिक वहाँ पे जैव विविधता भी अधिक। अब आप मतलब अपने स्तर पे सोचना कि जहाँ जहाँ टेम्परेचर अधिक है और जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर कम है, क्या वहाँ पे और यहाँ पे क्या मतलब जैव विविधता में कितना डिफरेंट है, ठीक है। अब ऐसा मत करने लग जाना कि सर सीधा रेगिस्तान में जाके खड़े हो गए और उसका कंपैरिजन कर रहे हो मध्य भारत से, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। दिमाग लगाओ तो थोड़ा अच्छे स्तर पे लगाना। पता लगा रेगिस्तान का टेम्परेचर तुम कर रहे हो यूपी बिहार से, कि सर यूपी बिहार में तो कितनी जनसंख्या, अपने राजस्थान के वो थार के रेगिस्तान में तो नहीं है। मतलब कंपेरिजन करो तो समान जगहों पे करना है और उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। देखो अब अपन कर रहे थे कहाँ पे, अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जैव विविधता। तो भारत विश्व के 12 देशों में से एक है जहाँ महाजैव विविधता पाई जाती है, मेगा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उनमें से अपन क्या है, एक अपन भी है। कितने देशों में से? 12 देशों में से एक है अपन। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार अपना एरिया 7 होगा, शायद जनसंख्या के अनुसार लगभग 2 पे।
अभी तो अपन 150 करोड़ के साथ थोड़े दिन में अपन फर्स्ट पे पहुंच ही जाएंगे, चाइना वालों को भी पीछे छोड़ के, है ना। इस काम में तो अपन ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया, बाकी तो और किसी में किया हो ना किया हो। फिर विश्व की कुल उप प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजाति यानी कि लगभग 16 लाख जो है ना वो भारत में पाई जाती है। यानी कि विश्व में जितनी प्रजाति पाई जाती है उन प्रजातियों में 8% जनसंख्या जो है वो भारत में है, और उनकी टोटल अगर वैसे काउंटिंग देखें तो लगभग 16 लाख जो प्रजातियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जातियों से मतलब है ना, जातियों से मतलब है, जो जातियों की संख्या है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, देखो फिर विविधता के आंकड़े हैं ना, देखो अच्छा भारत में लगभग 47,000 से अधिक पादप पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा 81,000 से अधिक प्राणी जंतु की प्रजाति पाई, पादप यानी पेड़ पौधों से संबंधित, तो उनकी कितनी है, लगभग 47,000 रुपये। इसके अलावा प्राणी यानी वन्य जीवों से संबंधित उनकी प्रजाति कितनी है, 81,000। कितनी है, 81,000। तो प्राणी तो अपने आप ही ज़्यादा 81,000, और पादप है कम, कितने, 47,000। आपको सिर्फ इतना नॉर्मली याद रखना है कि लगभग मतलब इनको 50 मान लेना, इसको 80 मान लेना। ठीक है, या फिर इसको 45 मान लेना, उसको 80 मान लेना, लगभग डाटा याद रखना, एग्जैक्ट रखने की जरूरत है नहीं। फिर आता है भाई संकट जैव विविधता, संकटग्रस्त जैव विविधता मतलब कौन कौन सी जो है वो प्रजाति हैं, कितनी प्रतिशत प्रजाति हैं जो संकटग्रस्त में है ना। अभी IUCN पढ़ेंगे अपन, तब अपन समझेंगे संकटग्रस्त कौन सी होती हैं, सुभेद्य कौन सी होते हैं, वनरेबल कौन सी होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी होती है ना। इसके अलावा रेयर प्रजाति कौन सी होती है ना, वो अपन अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो संकटग्रस्त प्रजातियों की बात करें तो भारत में लगभग कितना, 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के विलुप्त होने का खतरा है। स्तनधारियों से मतलब ये समझ लो तुम, जिसके पास शरीर है, स्तन है, वो क्या है, स्तनधारी हो गई। और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे वगैरह से हो गए। तो पेड़ पौधे, अब जाहिर सी बात है यार ये कम है, अगर मान लो भाई पेड़ पौधों की संख्या क्या है, कम है ना, तो कम है तो कम ही खतरा होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा खतरा होगा। अब इनकी पादप कितने थे, 47,000 पादप थे, और प्राणी कितने थे, 81,000 थे, है ना। तो ऐसे ही रखना भाई, वनस्पति जात जो खत्म होने वाली है वो 10% को नुकसान है, और स्तनधारियों की 20% लुप्त होने का खतरा है। कितना, लुप्त होने का मतलब समाप्ति हो जाएगी, भविष्य में उत्पन्न होने का ही कोई चांस नहीं है, एक बार लुप्त तो खत्म मामला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से कई नाजुक श्रेणी में, नाजुक श्रेणी मतलब निकट है, जाने वाली है, बचा लो तो बचा लो वरना गया, ऐसे समझ लो कि वेंटिलेटर पे है ना, कोई ICU में भर्ती है, अगर बच गया तो बच गया वरना स्वाहा। ठीक है, फिर जैसे चीता की जनसंख्या कमी, अपन ने अभी कुन्नो में लेके आए अपन उधर से, नामीबिया से, अफ्रीका में, अपने यहाँ तो समाप्ति हो गए थे चीता, है ना, तो उनकी भी विचारों की जनसंख्या कम है। फिर गुलाबी सिर वाली बतख, इसके अलावा पहाड़ी कोयल और जंगली चीतादार उल्लू। इसके अलावा अगर आप लोगों ने राजस्थान में सोनचढ़ी का नाम सुना होगा, अपने यहाँ पे गोडावन है वो। इसके अलावा सफ़ेद गिद्ध, है ना, और गिद्ध वो वाले भी जाने वाले ही हैं बेचारे, ICU में वेंटिलेटर पे चल रहे हैं उनको। देखो फिर जैव विविधता को संरक्षण के उपाय, अब देखो भाई कंजर्वेशन एफर्ट मतलब कौन कौन से अपन क्या करेंगे, तो वही बात अभी थोड़ी देर पहले अपन ने समझा था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972, 70+2 ठीक है। और इससे 70-2 करें तो मैंने आपको बताया था, अगर -2 करेंगे तो 1968 में अपन ने किसकी बात की थी, संसाधन संरक्षण की बात की थी। रोम आयोग की रिपोर्ट आती है ना जिसमें अपन सबसे पहले संसाधन संरक्षण की बात करते हैं 1968 में, तो सबसे पहले अपन संसाधन संरक्षण की बात की थी, है ना। और 70+2 कर देंगे यानी 1972 में चले जाएंगे तो किसकी बात हो जाएगी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ जाता है 1972। और इसके ठीक एक से ज़्यादा, अच्छा वन्य जीवों से संबंधित संरक्षण अधिनियम आता है तो अपने को पता चल गया है कि भाई वन्य जीवों के क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ठीक है, फिर अपने को पता चला कि यार टाइगर वो भी जाने वाले, उनको भी बचाया जाए, तो टाइगर को बचाया जाए। तो फिर अपन ने ठीक एक साल बाद अपन ने क्या किया, टाइगर के लिए 1973 में अपन टाइगर के लिए एक्ट लेकर आते हैं, है ना, 1973 में। ठीक है, 1973 में। ठीक, देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है 1972 में, और इसमें क्या बोला, इसमें ये बोला कि वन्य जीवों के आवास के संरक्षण के लिए लागू किया गया, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर क्या लगाई गई, रोक लगाई। फिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और सेंसिटिव जोन आता है ना, तो ये सरकार ने नई नेशनल पार्क और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं। ये तो करते ही रहते हैं, गवर्नमेंट बनाती रहती है कोई नई विशेष। इसके अलावा कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं, बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। कब चलाया गया, 1972 में। हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है ना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी वन्य जीवों के लिए अपन ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। तो नॉर्मली 2 दे रखे हैं आपकी बुक में, तो वो 2 ध्यान रखना।
ठीक है। अब देखो कुछ करंट अफेयर का डाटा देख लो 2024 और 25 का। क्या कहता है, भारत में वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर्ड बात करें भाई कितना एरिया है, तो भारतीय वन की रिपोर्ट 2021 में 2 साल बाद में, हर 2 साल बाद में आता है, 2019 के बाद 2021 आएगी। अब 2023 के नए डाटा हो आएंगे, अभी तक आए नहीं वो, है ना। ठीक है, तो सॉरी 2023 वाले भी आ गए, वो उसके 25 के नहीं आए, तो इसमें तो 2021 का दे रखा है। ठीक है, अनुसार भारत का कुल वन और कुल वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। कितना है, 24.62, यानी टोटल ओवरऑल अगर भारत के एरिया को अपन 100% देखें तो उसमें से कितना है 24.62 जो एरिया है ना, प्रतिशत एरिया, वो किसका है, भौगोलिक क्षेत्र वनों का है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता भारत में विलुप्त हुए चीतों को वापस लाने के लिए कुन्नो नेशनल पार्क, जहाँ कहाँ पे कुन्नो मध्य प्रदेश में, कहाँ से लाए, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अपन यहाँ पे चीता लेके आए कि नहीं आए, काफ़ी चर्चा में रहा था मोदी जी का ये प्रोजेक्ट चीता, है ना। तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो कहाँ से लेके आए अपन, कहाँ पे लेके आए, एक तो ये मध्य प्रदेश के कुन्नो में, है ना। इस कुन्नो की जो बाउंड्री लगती है वो अपने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से लगती है। ठीक है, और जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है कुन्नो वाला, और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लेके आए। ठीक है, अब देखो दूसरा कौन सा है, रामसर साइट। तो रामसर साइट अगस्त 2024 में भारत में कुल 50, अच्छा रामसर साइट का मतलब होता है जो वेटलैंड भूमि है ना, दलदली भूमि, उससे अपन कहते हैं रामसर साइट, वेटलैंड। ये ईरान का शहर था रामसर, तो वहाँ पे कन्वेंशन होता है, तो उसी शहर के नाम पे इसको रामसर स्थल बोल देते हैं। कुल टोटल अपने यहाँ पे अभी तो 99 हो गई, है ना, अभी तो सॉरी 96 प्लस हो गई, या फिर 98 हाँ 99 हो गए, है। तो अभी तो 99 हो गए, हर साल मतलब लगभग बढ़ती रहती हैं। ये थोड़ा पुराना ओल्ड डाटा है, नया और अपडेट करा देंगे इसको, है ना। तो आदर्श भूमि वेटलैंड होती है 2024 तक, मतलब ये हर साल बढ़ती रहती है, जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय महत्व। आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि रामसर साइट। ठीक है, फिर नया टाइगर रिजर्व है, न्यू टाइगर रिजर्व बनाते रहते हैं अपन, धौलपुर वाला बनाया है, ये तो बनते ही रहते हैं, इनमें करंट अफेयर का डाटा है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं। बस इतना याद रखना कि अपन इनके लिए संरक्षण के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अपन जो भाई अपन क्या क्या बना रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिए, संरक्षण क्षेत्र बना रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट एरिया है वो बना रहे हैं, है ना। तो वो सब ध्यान रखना आपको, है ना। ये इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ भी चल रहा है मार्केट में। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत की जैव विविधता को केवल हमारे पर्यावरण को संतुलन करने और रखना है, पहले वही संस्कृति और व्यवस्था के लिए आधार है, सतत पोषण विकास के लिए अनिवार्य है, वो सब निष्कर्ष में तो हमेशा लास्ट में। अच्छा एग्जाम में अगर आंसर लिखना हो तो निष्कर्ष हमेशा जरूर लिखना, उससे 1-2 नंबर का प्रॉफिट होता है। अगर ये यूपीएससी वालों में और RS में अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग कभी सीखोगे, कभी लिखोगे या फिर कभी लिखी होगी, तो उसमें तो मतलब ऐसा समझ लो कि निष्कर्ष लिखना ही लिखना होता है हर सवाल के बाद में अपने को, कि भाई अपना जो कंक्लूव है रिजल्ट वो क्या था। फिर आता है वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। इसके अलावा एक तो होता है वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, और एक जो है ना वो अपन वर्गनों के एरिया के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, उसमें सघन वन, खुले वन, है ना, अत्यधिक सघन वन, वो सब आता है। तो वो सब आपकी बुक में नहीं है, इसमें NCERT में नहीं है। केवल वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें आपको रिजर्व फॉरेस्ट दे रखा है, कंजर्वेशन फॉरेस्ट दे रखा है, और अनक्लासिफाइड यानी आरक्षित और रक्षित और अनक्लासिफाइड। तो देखो आरक्षित वनों में आप नेशनल पार्क वाले हैं ना, वो आरक्षित है, नेशनल पार्क वाले। ठीक है, जो नेशनल पार्क वाले हैं ना वो याद रखना कि भाई नेशनल पार्क वाले इसमें है। तो देश के आधे से अधिक वन को आरक्षित वन घोषित किया गया है। ठीक है, संरक्षित देश इनसे सबसे अधिक मूल्य माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, माना जाएगा कि नहीं जाए भाई। अगर आप नेशनल पार्क में जा रहे हो तो आप लोगों से फीस लेते हैं वो देखने की, घूमने की, कि भाई पैसे तो तभी घुमाएंगे, वैसे तो नहीं घुमाएंगे। इसके अलावा अधिकार, अच्छा इसमें शिकार, मानवीय बस्तियों, पशुचारण पूरी तरह से प्रबंध जो क्या होता है प्रतिबंध होता है, यानी आप यहाँ पे पशुचारण नहीं करा सकते, अपने पेड़ पशुओं को नहीं चरा सकते। इसके अलावा मानवीय बस्तियाँ नहीं बना सकते, जो शिकार नहीं कर सकते, है ना। और जबकि अब तक अनुमति न हो, अच्छा अनुमति नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा जो हाँ पर्यटन की यहाँ पे सुविधा होती है, पर्यटन की यहाँ क्या हो सकती है आपके सुविधा होती है कि आप पर्यटन कर सकते हो, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है और आप लोगों को भी हो जाता है। उदाहरण एग्जांपल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अच्छा इसमें राज्य के नाम दे रखे हैं। इसके अलावा आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, है ना, सरिस्का वाला होगा, बायो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना। इसके अलावा और कौन सा होगा, कोटा बूंदी वाला आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे आ जाएंगे, और वो सीता माता अभ्यारण्य आ जाएगा, है ना, और वो अपना डेजर्ट वाला आ जाएगा। और करंट डेटा कुल वन क्षेत्र का लगभग 43 हिस्सा आरक्षित वनों के अंदर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे फिर आता है रक्षित कंजर्वेशन, है ना। रक्षित वाले में जो लवकुश वाटिका वगैरह है ना, वो वाला चित्र,
देखी होगी आप लोगों ने, कहीं घूमने जाते हो तो लव कुश वाटिका खूब सारी दिख जाती है। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे पशु चराई वगैरह की भी अनुमति मिल जाती है कुछ इलाकों में। देखो अभी देखो, वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन 1/3 हिस्सा जो है ना वो क्या है, रक्षित है। 1/3 हिस्सा रक्षित है। उद्देश्य क्या है, इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इन्हें रक्षित घोषित किया गया। यहाँ स्थानीय लोगों को लकड़ी इकट्ठा करने, पशु चारण की अनुमति कुछ शर्तों पर दाद दी जाती है। यानी यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो जो लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर सकते हैं, इसके अलावा पशुचारण भी कर सकते हैं, है ना। जो ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं ना अपने यहाँ पे, जनजाति वगैरह, वो मोस्टली यहाँ पे रहते हैं, तो उनको रहने की भी इजाज़त है, ठीक। तो वो वाला आ जाएगा, किस में आ जाएगा, रक्षित में आ जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जहाँ पे भी लव कुश वाटिका दिखे ना आप लोगों को, वहाँ पे आप देख लेना कि भाई रक्षित वाला ही है ये, ठीक है। फिर आता है स्थानीय वन भी कहा जाता है। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है, स्थानीय वन, नॉर्मल सी बात है, स्थान विशेष में होंगे, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आता है वो अवर्गीकृत आता है। जाहिर सी बात है, जो इन दोनों में नहीं रहेगा वो किस में हो जाएगा, अवर्गीकृत में हो जाएगा। तो अन्य सभी प्रकार के वन बंजर भूमि सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, इन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। जाहिर सी बात है, ये इनमें नहीं रहेंगे तो जो बचे कुछ अवर्गीकृत में आ जाएगा। ये दुर्लभ रूप से क्षेत्र में इन्हें सरकार नियंत्रण बहुत कम होता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होगा नहीं। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र, नागालैंड और मैं कहता हूँ गुजरात के कुछ क्षेत्र, लगभग सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं जी। कुल वन क्षेत्र का लगभग 18% हिस्सा जो है ना अवर्गीकृत में आता है। अभी देखो इनकी समरी देखो, ये देखो कुल वन जो क्षेत्र है ना उसका जो एरिया है ना वो किस में आ जाएगा, अवर्गीकृत में, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा जो आरक्षित कितना 43% पूरी तरह सरकार का गवर्नमेंट नियंत्रण होता है। पशुचारण की अनुमति भी नहीं है, इसके अलावा किसकी अनुमति नहीं है, केवल पर्यटन की अनुमति नहीं है, बाकी पशुचारण वगैरह और पेड़ों की कटाई से संबंधित जो है वो लकड़ी इकट्ठा करना वो पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, पर्यटन की आवश्यकता होता है जब, और इसी के अंदर होता है जो हॉटस्पॉट क्षेत्र होता है ना वो इसी के अंदर होता है, वहाँ पे तो आपको पर्यटन की सुविधा भी नहीं मिलती। फिर आता है रक्षित, है ना, प्रोटेक्ट। इसमें आता है सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति, आप पशुचारण भी करवा सकते हो या फिर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हो, तो सीमित होता है। इसके अलावा अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड, बचा खचा अनक्लासिफाइड में गवर्नमेंट का नियंत्रण होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। देखो आगे फिर आता है वनों के घनत्व के आधार पे। घनत्व के आधार पे सिर्फ इतना ध्यान रखो कि भाई एक तो होता है अत्यधिक सघन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सघनता हो, कितनी हो, बहुत ज़्यादा सघनता, इसमें नहीं दे रखा क्या, लगभग 40% के साथ, मध्य 40 से 70, 70 से अधिक होगा तो ये हो जाएगा भाई, 70 प्लस होगा तो अत्यधिक सघन हो जाएगा, 70 से 40 के बीच में है तो मध्यम सघन हो जाएगा, और इससे 40 से कम है तो खुला वन हो जाएगा, सिंपल सा है, 40 से कम है तो खुला वन हो जाएगा। अच्छा, मैंग्रोव ध्यान रखना आप, जो मैंग्रोव है ना, जो तटीय नदी के जो क्षेत्र है ना, डेल्टाई क्षेत्र, वहाँ पे मतलब ये भी एक तरह की वेटलैंड भूमि होती है मैंग्रोव वाला, तो वो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं मैंग्रोव में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ना मैंग्रोव का। बस इतना नॉर्मली ध्यान रखना जी, मैंग्रोव कोई पूछ ले कि मैंग्रोव क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैंग्रोव क्या होता है। तो मैंग्रोव सिर्फ इतना ध्यान रखना भाई, जो तटीय क्षेत्र है या फिर नदी जो डेल्टा है ना, वहाँ पे जो दलदली भूमि है ना, उनसे संबंधित होता है मैंग्रोव क्षेत्र। ये इसके मैक्सिमम जो मैंग्रोव है ना वो अपने गुजरात में है ना, तट सबसे बड़ा गुजरात का है क्या, हाँ सर्च करना, बताना कमेंट करके भाई सबसे बड़ा जो तटीय बाउंड्री है वो गुजरात की लगती है किसी और की लगती है, देख के बताना तुम, ठीक है। तो मैंग्रोव मैक्सिमम जो मैंग्रोव होते हैं वो गुजरात में होते हैं। नवीनतम डेटा कुल वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार, ये आपको बोनस में है, देखो तो देख लेना, नहीं रहने देना। फिर IUCN की अगर मैं बात करूँ, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN की स्थापना होता है 1948, कब होती है, 1948 में होती है। अच्छा, ये करती क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, प्रकृति का संरक्षण, संसाधनों का सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरण संस्था है। यूनेस्को ने इसकी सिफारिश की थी, तब जाके ये बनती है, 1948 में बनती है, ठीक है। तो इसका मोस्टली काम ये होता है कि भैया जो प्रजातियां हैं अपने यहाँ पे, कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है, कौन सी प्रजाति विलुप्त नहीं होने के कगार पे है, या फिर अपन कैसे उनको बचा सकते हैं, उनसे संबंधित बातें होती हैं जी। तो ये ध्यान रखना, डेट एक बुक में तो नहीं है, फिर भी 1950 कम दो, ऐसे याद रख लिया, ठीक है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट मुख्य कार्य वही प्रजातियों का संरक्षण करना, देखना कि कौन कौन सी प्रजातियों का संरक्षण प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, वो सब बातें हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इसका मुख्य कार्य पौधों, जीवों, विभिन्न प्रजातियों की स्थिति का आकलन करना, है ना, उनके संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी करना और रेड लिस्ट जारी करना, है ना। इसके अलावा विलुप्त होने खतरों का सामना कर रही प्रजातियों को दर्शाना। कुल मिला के ये कुछ वो मतलब 7-8 इसमें वो कैटेगरी हैं इसमें, तो उनके अनुसार ये प्रजातियों का अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार, उनकी जनसंख्या अनुसार, या फिर यूँ कहूँ कि उनको कितना खतरा है उसके आधार पे उनका क्या कर रही रहती है, अलग अलग प्रजातियों का वर्गीकरण करती रहती है आयुष्य। तो
आपके जो दे रखा है वो तो एक तो नॉर्मल दे रखा है, एक इंडेंजर्ड, एक वनरेबल और एक रेयर वाला, है ना, और एक एंडेमिक यानी स्थानीय प्रजाति, है ना, विलुप्त वाला नहीं है आपके यहाँ पे, फिर भी एक विलुप्त मान लो, एक स्थानीय, एक दुर्लभ, एक सुभेद्य, एक संकटग्रस्त और दूसरा सामान्य। ये 4-5 अपने को ये ध्यान रखने हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, इनको मीनिंग ध्यान रखनी है, इनका अर्थ क्या होता है वो ध्यान रखना है, और कुछ स्पीसीज के जो नाम है ना वो ध्यान रखना है अपने को। देखो, सामान्य प्रजाति, नॉर्मल प्रजाति यानी जिनकी जनसंख्या क्या है, समान है, मतलब जिनकी जनसंख्या नॉर्मल है, ऐसे समझ लो भाई। सामान्य नॉर्मल स्पीसीज जिनकी जनसंख्या समान है, खतरा होने की अभी निकट भविष्य में तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। वो जिनकी जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु साल, मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, सो मैनी एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संकटग्रस्त प्रजाति, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इनके विलुप्त होने का खतरा है, यदि विषम परिस्थितियां जारी रही तो इनकी संख्या कम हुई है और इनका जीवित रहना कठिन है। अच्छा, निकट भविष्य में सुहा हो जाएंगे, ऐसे समझ लो कि भाई अगर संकटग्रस्त प्रजाति जो है ना वो है कि क्या वेंटिलेटर पे लगी हुई है, अगर ध्यान नहीं दिया ना तो सुहा होने वाली है। ऐसे याद रख लो कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां है ना, जो इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं ना, वो किस में है, वेंटिलेटर पे लगी हुई है, अगर ध्यान नहीं दिया तो खत्म हो जाएंगी, आईसीयू में भर्ती है भाई साहब। इनके लुप्त होने का खतरा है, यदि ये विषम परिस्थितियों में जारी रही तो इनके कारण इनकी संख्या कम हो सकती है, जीवित रहने का खतरा है। काला हिरण हो गया, भारतीय गैंडा हो गया, शेर की पूंछ वाला बंदर देखा है क्या आप लोगों ने? कल दिखा देंगे आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में एक में बनाएंगे, उसमें सारा ये अलग अलग पूरा मतलब करंट अफेयर का सारा डाटा लेके एक अलग से चित्र दिखा दिखा के बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें देख लेना, काला हिरण हो गया, भारतीय गैंडा हो गया, शेर की पूंछ वाला बंदर हो गया, और बताओ भाई को एक अपना गिद्ध वाला देख लो, सोनचिड़ी वाला देख लो, वो भी इसी में आ जाएगा। सुभेद्य प्रजाति, वनरेबल स्पीसीज, यानी जिनकी जनसंख्या घट रही है परंतु इतनी नहीं घटी है कि वो संकटग्रस्त में चले जाएं, संकटग्रस्त थोड़ा कम, उससे एक स्टेप पीछे है, ऐसा समझ लो। यदि इनकी जनसंख्या विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदल जाती है तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती है, जैसे नील भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन। नील भेड़, है ना, एशियाई हाथी और गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगी, सुभेद्य में। यानी ऐसे समझ लो कि एक स्टेप पीछे है, यहाँ पे इनको पहुंचना है, सबसे आगे आगे कौन है, संकटग्रस्त है, उससे पीछे कौन है, वनरेबल, सुभेद्य। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो ये पहुंच जाएगी संकटग्रस्त में, फिर चली जाएगी स्वाहा। ठीक, नेक्स्ट देखो, दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीसीज, इनकी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है परंतु आसानी से संकटग्रस्त सुभेद्य श्रेणी में आ सकती है, मतलब इन दोनों से कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, और नाम सुनने में ऐसा लग रहा होगा यार रेयर, दुर्लभ, मतलब संकटग्रस्त के जस्ट निकट आने चाहिए, बट वनरेबल से थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या होती है इनकी, है ना, बहुत कम पाई जाती है, तो ये आ जाएगा उसमें दुर्लभ आ जाएगा। फिर आता है स्थानीय प्रजाति, एंडेमिक, है ना, तो स्थानिक प्रजाति को जो स्थान की भौगोलिक सीमाओं में पाई जाने वाली, जैसे अंडमानी टील है, निकोबारी कबूतर है, मिथुन है, ये कुछ वो प्रजाति हैं जो किसी स्थान विशेष पे क्या हो, फेमस हो, तो उससे संबंधित बातें हो जाएंगी। फिर आएगा विलुप्त, यानी कहानी क्या हो गई, खत्म। विलुप्त वालों की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, विलुप्त वालों की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कहानी खत्म हो गई तो बताओ भैया, जो अपने आवासों को खोजने में अनुपस्थित रही हूँ, जैसे एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाला बतख है, और कुछ एग्जाम्पल आप अपनी ओर से ऐड कर लेना। काफ़ी सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो अब प्रकृति में नहीं रही है, या फिर यूँ कहूँ कि जो अपनी अब रेंज में नहीं रही है, वो किस में आ जाएंगी, विलुप्त में आ जाएंगी। ठीक है, कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में विलुप्त घोषित हो चुके। एशियाई चीता खत्म ही हो गई थी, बताया था मैंने तुम लोगों को, शिकार कर करके बेचारों को निपटा दिया, बताया था ना अपने। तो एशियाई चीता कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अपन इनको वापस लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना कि भाई विलुप्त हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब विलुप्त होने के दो तरीके हैं, एक तो पूरी पृथ्वी से समाप्त और दूसरी किसी स्थान विशेष से समाप्त। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने आवासों, यानी जहाँ उनका आवास था ना वहाँ पे खोजने अनुपस्थित पाई गई है, मतलब अगर जिस स्थान पे वो पाई जाती थी अपने वहाँ पे देखा यार यहाँ पे तो है ही नहीं, तो वो भी विलुप्त में आएगी, है ना, और या फिर जो पूर्णतः ही समाप्त हो गई वो भी विलुप्त में आएगी, दोनों आएंगे, है ना। ये ध्यान रखना, इस शब्द को गौर रखना, अपने आवासों में खोजने पर अनुपस्थित पाई गई है तो वो। तो एशियाई चीता है, समाप्ति हो गया था अपने यहाँ पे तो इंडिया में तो, है ना। तो अपन अभी प्रोजेक्ट चीता के तहत कहाँ से लेके आए, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लेके। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बताया 1972 में क्या आता है, अरे बदलो 1972 में क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। ठीक है, उसके ठीक 1 साल बाद +1 में क्या आ जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया। विश्व में वन्य जीव प्राणियों की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। शुरुआती बहुत अच्छे प्रमाण मिले, लेकिन बाद में बाघों की आबादी में फिर से कम होने लगी। हालांकि अभी अपने यहाँ पे बाघों की प्रजाति बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुख्य उद्देश्य वही भाई क्यों है, लुप्त पड़े बाघों की प्रजाति को बचाना
और कैसे बचाएं। बाघों के संरक्षण में कमी होने के कारण वही है, कमी क्या वही है हर बार भाई। एक तो इनका व्यापार होता है, हड्डियों का पारंपरिक औषधियों में वो आवासीय सिकुड़ना है ना, भोजन शिकार की कमी। एक तो शिकार वाला ध्यान रखना, कौन सा ध्यान रखोगे, एक तो शिकार वाला ध्यान रखना, दूसरा वो अवैध शिकार हो गया, अवैध शिकार हो गया, एक आवास में कमी, शहरीकरण, खनन वगैरह, आवास का सिकुड़ना, भोजन की कमी यानी शिकार की कमी है ना, और ये एक अवैध शिकार। एक तो इनके भोजन की कमी, एक अवैध शिकार, दूसरा आवास की कमी, ये याद रखना। फिर भारत में प्रमुख बाघ अभ्यारण्य, आप तो राजस्थान वाला देख लेना, एक तो कार्बेट नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, उसके लिए सुंदरवन किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए, सुंदरवन ना बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपने यहाँ राजस्थान में है ही, बताओ भाई राजस्थान में कौन सा है, सरिस्का है क्या, 4-5 है बताओ, और 2 राम बताओ इसके अलावा राजस्थान में, कमेंट करके बता देना, देखना रिसर्च करना राजस्थान में सरिस्का के अलावा और कौन कौन सा है, कोटा बूंदी में भी है क्या, या फिर उधर अपने यहाँ पे कुंभलगढ़ भी है क्या, देखना जरा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य असम में मानस है, केरल में पेरियार है, ये कुछ है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुल टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करें तो 55 बढ़ते रहते हैं, जरूरी नहीं है याद करो, छोड़ो। नवीन टाइगर रिजर्व बनते रहते हैं, छोड़ो। बाघ की संख्या बढ़ती रहती है, जरूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आता रहता है, कब आता है, 29 जुलाई को, कब आता है, 29 जुलाई को, ये याद रख लेना, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी याद रख लेना। बाघों के संरक्षण में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मुख्य संस्था है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे बाघों का क्या करती है, संरक्षण करती है, राष्ट्रीय स्तर पे बाघों का क्या करती है, संरक्षण करती है। कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रोजेक्ट टाइगर केवल एक प्रजाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु पूरी पारिस्थितिकी को संतुलन, ये लाइन परमानेंट याद रख लेना। चाहे प्रोजेक्ट टाइगर पूछे, चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे, यहाँ पे नाम चेंज करते जाना, सीधा छाप देना कि कुल यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हर जगह काम आएगा, हर जगह क्या आएगा, काम आएगा। बस अपना टॉपिक कंप्लीट होने वाला, थोड़ा सा और बचा है अपने को, थोड़ा सा 10-15 मिनट और लग जाएंगे अपने को। फिर भारत में वनों के ह्रास क्यों हो रहे हैं भाई, वो एक तो औपनिवेशिक नीतियाँ आ गई थी है ना, एक तो थोड़ा सा बचा है ना, तो लास्ट एक और क्लास क्या करेंगे इसी में कर लेते हैं, थोड़ा लंबी क्लास ले लेना, 2 बार करके ले लेना, ठीक। तो देखो औपनिवेशिक नीतियाँ आ जाएंगी। औपनिवेशिक नीतियों का मतलब ये हो गया कि भाई जो अपने यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज क्यों बचाएंगे अपने यहाँ की प्रजाति को, है ना, उनको तो प्रॉफिट से मतलब है, अरे है कि नहीं है। तो अंग्रेज भाई अपने यहाँ पे संरक्षण क्यों करेंगे, उनको क्या मतलब है कि वो अपने यहाँ पे संरक्षण करें। तो एक तो औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के दौरान क्या है, भारत में वनों के सबसे बड़ा नुकसान औपनिवेशिक काल ब्रिटिश नीतियों के दौरान हुआ। रेलवे का विस्तार हुआ, कृषि, व्यापारीकरण, वानिकी, खनन गतिविधियों के कारण वनों का अंधाधुंध कटाई, ध्यान रखना, ठीक है। औपनिवेशिक नीति ध्यान रखना, इतना तो याद रखना ही रखना है, ये तो याद रखना, ये चाहे ना आए ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लिख दोगे इसमें तो ये पता रहेगा तो ठीक। फिर कृषि का विस्तार, अभी मैंने बताया गंगा डेल्टा, लास्ट क्लास में जब अपन रिसोर्सेज पे अपन डिस्कशन कर रहे थे, मैंने तब भी आपको बताया था कि भाई जो गंगा नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र था, मुख्यतः मोस्टली बिहार और बांग्ला वाला क्षेत्र, सॉरी यूपी और बिहार वाला बेल्ट था ना, तो वहाँ पे अपन ने जंगलों को, समझ गई बात, उड़ा दिया था, है ना। तो कृषि का विस्तार कर दिया अपन ने। तो स्वतंत्रता के बाद देखो इसमें ये बात ही लिखी, स्वतंत्रता के बाद कृषि के विस्तार में वनों की कमी का मुख्य कारण, सन 1951 से 1980 के बीच भारतीय वन संरक्षण के अनुसार 26,200 वर्ग वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। कितना, 26,000, बोलो बच्चों 26,200 को, अरे ये ध्यान रखो, अरे छपाया हो गया, समझिए आगे बात। कृषि का विस्तार करिए। फिर झूमिंग और स्थानांतरण कृषि, ये अपने शिफ्टिंग कर एग्रीकल्चर अपन ने पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। झूम कृषि मतलब किसी एक स्थान पे कृषि की जाती है, मोस्टली ये ट्राइबल वाले करते हैं, इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इन लोगों ने माहौल बना रखा है इसका। भाई जो ट्राइबल ग्रुप है ना, वो किसी एक स्थान पे जाते हैं, है ना, जंगल में जाएंगे और वहाँ की कुछ भूमि को पहले तो जला के, वहाँ के जो भी पेड़ पौधे उनको जला के राख कर देंगे, फिर उसी राख को उस भूमि में मिलाएंगे, मिट्टी उपजाऊ हो गई, वहाँ पे खेती करेंगे, एक बार खेती हो गई, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। इसके 2 नुकसान, एक तो वहाँ की प्रजाति जो जंगल था ना वो समाप्त, दूसरा मिट्टी की उपजाऊ पड़ना वो समाप्त, वापस वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो अब अगर मान लो एक ही जगह पे कंटिन्यू करते रहते तो वो भूमि बची रहती ना, एक ही जगह पर। वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक जगह से उठे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। तो अगर मान लो छोटे एरिया में भी कर रहे हैं, अगर करते 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 जाएंगे तो बड़ा एरिया बन जाएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है झूमिंग करनी, यानी पूर्वोत्तर और मध्य भारत में मोस्टली जनजातीय क्षेत्र में झूम, इसलम, बंट, काटो और जलाओ की खेती के कारण वनों का ह्रास हुआ। काटो बताया, पहले उड़ाएंगे और फिर जलाएंगे, राख बनेगी, मिलाएंगे मिट्टी में, उत्पादन करेंगे, उत्पादन आ गया, अपनी कहानी खत्म, नेक्स्ट दूसरी जगह चलेंगे अपन।
क्योंकि ट्राइबल एक जगह तो टिकते नहीं है, वो घूमते रहते हैं, तो वो वाला झूमिंग कर्सी वाला है ना। अगर एक जगह करके कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर झूम झूम के मतलब घूम घूम के मतलब झूम झूम के अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि छोटा छोटा भी जुड़ता 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 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ी विकास परियोजनाएं जैसे अपने नर्मदा बचाओ नदी घाटी परियोजनाएं, अगर मान लो किसी क्षेत्र में, जैसे मान लो कि ये नदी वाला इधर नदी बह रही है, अगर यहाँ पे डैम बनाएंगे तो लगभग इतना बड़ा एरिया क्या हो जाएगा, वाटर पानी भरेगा कि नहीं भरेगा भाई, डैम बनाएंगे तो डैम बड़ा बनेगा, है ना, कई किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पे जितने भी, एक तो जितने भी प्राणी थे भाई, वन्य जीव थे, वो पेड़ पौधे नष्ट हो गए। यहाँ पे जो प्राणी थे, वन्य जीव थे, वो भी नष्ट हो गए पेड़ पौधों के साथ, मतलब नष्ट तो क्या हुए, दूसरी जगह चले गए, उनके स्थान में कमी आ गई, अब दूसरी जगह जाएंगे, अगर उनको आवास नहीं मिला तो खत्म ही होंगे। अच्छा, पेड़ पौधे तो खत्म होने ही हैं, वो तो उठ के जाएंगे नहीं, वन्य जीव तो फिर भी चले जाएंगे, तो वो रीजन हो गया। इसके अलावा वहाँ का जो मानव था वो भी प्रभावित होगा, तो वो भी कहीं दूसरी जाएगा, तो फिर वही मानव और वन्य जीवों के मध्य संघर्ष बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने लोग देखा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था ऐसे, है ना, तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो नदी घाटी परियोजनाओं के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए, है ना। तो 1972 में बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र साफ कर दिया गया। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना, अभी बताया मैंने, 4 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र संचित हो गया, यानी 4 लाख हेक्टेयर, है ना, कल्पना करो 4 लाख, एक हेक्टेयर सोचो पहले कितना होता है, और फिर कल्पना करो कि 4 लाख हेक्टेयर कितना होगा, पता चलेगा आप लोगों को। तो उतने क्षेत्र में क्या हो गया, जल ही जल हो गया, पानी पानी। यहाँ के ग्रुप मतलब जो ट्राइबल ग्रुप थे ना, मोस्टली सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि जंगलों में वो ही रहते हैं, और बेचारे उनकी जनसंख्या इतनी कम होती है कि उनका कोई सुनता भी नहीं है ना। ट्राइबल ग्रुपों की उनकी जनसंख्या भी कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ना वो ट्राइबल ग्रुप ही होंगे। वन्य जीव प्राणी तो होंगे ही होंगे, परंतु मनुष्य में अगर पूछे तो जो जनजातियाँ वगैरह वाला है ना वो, क्योंकि जंगलों में वही रहते हैं, और ये बांध वगैरह बनेंगे तो जंगलों के आसपास ही बनेंगे, जहाँ पे 2 पर्वत हो आसपास में, ऐसे वहाँ पे बनेंगे बांध, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हुआ था ना, खूब लंबा चला था आंदोलन, देखना, मतलब लास्ट वाले एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में तो इसकी फ़ोटो भी था, न्यू का तो पता नहीं मेरे को। फिर खनन, माइनिंग, अच्छा कहीं पे खनन करेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लो कि ये पर्वत है ना, ये क्या है अपना पर्वत, माउंटेन है। अच्छा, यहाँ पे अगर खनन करेंगे तो जहाँ पे इसलिए मतलब जो भी भाई माउंटेन पे पेड़ पौधे होते हैं कि नहीं होते, होते ही होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे प्राणी वन्य जीव भी होंगे। अच्छा, माउंटेन खनन करेंगे तो ऊपर क्या पेड़ पौधे जाएंगे जाएंगे, लगेंगे तो नहीं ना, सुहा होंगे। अच्छा, ये भी उड़ गए, और यहाँ पे अपन ने खड्डे और बना दिए, तो एक तो मर्दा भी चले गई, ऊपर से वो खड्डे बना गए, वो खड्डे भरेंगे नहीं तो वहाँ पे वापस डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो वो खनन तो बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा जैसे खनन के अलावा जहाँ पे कहीं पे माइनिंग वगैरह मतलब खनन की पिसाई करता हो, तो वो वाला भी है, वो वाला भी क्षेत्र, पोल्यूशन भी होता है, मतलब सो मैनी रीजन, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस भी नहीं किया था। तो खनन गतिविधियों के ने वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले अपने यहाँ पे सरिस्का वाली भी न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी कि अपना जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य था ना, वहाँ पे भी कुछ लोग अवैध खनन कर रहे थे। तो वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था। फिर चराई और ईंधन के लिए लकड़ी, इसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है, बट इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता। अगर नॉर्मली अपन भाई कटाई करेंगे पेड़ पौधों की तो वो वापस 1 साल में रिकवर हो जाएंगे। तो पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में भी वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को दबाव बढ़ता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे केवल वनों की टहनियाँ काटी जाती है, पूरा वन नहीं। हाँ, तो पूरा वन तो कौन काटता है भाई, चराई के लिए कौन काटता है, तो ये रहने देना, इसको छोड़ देना, इसको मत करना, है ना, ये रहने देना। अब नेक्स्ट करंट अफेयर का कुछ अतिरिक्त जानकारी देखो जरा, और बचे हैं 4 पेज और बचे हैं बस, फिर कंप्लीट अपना 4 पेज और बचे हैं बस, थोड़ा सा धैर्य रखो आप लोग, 4 पेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर औद्योगिक मांग है ना, एक तो इंडस्ट्री डिमांड, मतलब वर्तमान में कागज रबड़ उद्योग दवाओं के लिए बढ़ती मांग, औद्योगिक मांग को अतिरिक्त दबाव डाला है, मतलब वही वनों की कमी के क्या कारण है, वो वाला है औद्योगिक मांग। भाई डिमांड बढ़ रही है, कागज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो कागज़ किससे बनता है, वनों से बनता है, तो उड़ाओ वन को, है ना। इसके अलावा लकड़ी की डिमांड बढ़ रही है, लकड़ी कहाँ से आएगी, वनों से आएगी, उड़ाओ वन को। अच्छा, और बताओ, जैसे आप लोग ये रेल के डब्बे वगैरह बनते हो तो वहाँ पे भी लकड़ी का यूज होता है ना।
इसके अलावा और सोचो ज़रा एग्जांपल सोचो कि जहाँ जहाँ पे लकड़ी का यूज होता हो, अपनी स्तर पे सोचो। अच्छा वो फिर जाहिर सी बात है लकड़ी का यूज होगा तो भाई लकड़ी कहाँ से आएगी। अच्छा डेवलपमेंट होगा, लोग नए नए घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, तो दरवाजे वगैरह लकड़ी के बनाते हैं, प्लाई वगैरह के, सलमाई वगैरह के, बेड वगैरह बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा लकड़ी का कंजप्शन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वनों को क्या करेगा जाएगा, उड़ाओ। ठीक है। फिर दावानल, जंगल फॉरेस्ट, जंगल की आग, ये तो बहुत बड़ा रीजन है पूरा का पूरा। जैसे आप लोगों ने पिछले मतलब 2-3 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी थी, पूरे ऑस्ट्रेलिया में लग गई थी, है ना, सुना होगा आप लोगों ने न्यूज़। बहुत बड़ी मतलब लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा महाद्वीप है, लगभग पूरा 90% तो ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, देखी होगी आप लोगों ने न्यूज़, है ना। तो दावानल तो मतलब ये तो बहुत बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं उत्तराखंड उड़ीसा में मतलब लगती रहती हैं, तो हाल ही में नया गंभीर कारण बन गया है। ये तो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फसलें हैं ना उनका सूखा जो क्षेत्र है ना, जितने दिन में ये वो सूख नहीं चाहिए थी उससे ज़्यादा दिन तक वो सूखे रहेंगे। अच्छा जब फसलें सूखी रहेंगी मोस्टली इसमें जो जंगल की आग के लिए जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना आग के लिए, वो बांस वाला रहता है। क्योंकि बांस जब सूख जाता है ना, तो एक तो जब बांस जो सूखा बांस है ना, वो एक तो बांस की फसल होती है लंबी लंबी, ठीक है, ऊपर से जब वो आपस में जब टकराते हैं ना तो वो चिंगारी उत्पन्न होते हैं, चिंगारी उत्पन्न होगी, आग लगेगी, और सूखे पहले से हैं तो हो गया काम। समझ में आ गई बात। तो इसलिए जंगल की आग का कारण उसको बांस को भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अवसंरचना, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, जैसे 4 धाम रोड परियोजना, भारतमाला जैसी परियोजनाएं, बड़ी सड़क हिमालय के कारण तटीय क्षेत्र में। ये तो आप लोगों ने उत्तराखंड में तो खूब डेवलपमेंट के नाम पे, उत्तराखंड में जब भी त्रासदी होते हैं ना तो डेवलपमेंट वाला खूब चर्चा में रहता है। अभी देख लेना विंटर वो रेन सीजन आएगा, बारिश होना शुरू होगी, उत्तराखंड में त्रासदी आनी है, फिक्स है उधर का। बारिश होगी वहाँ पे जनता जाके, अब जनता क्या करेगी भाई, गर्मियों में वहाँ पे जाएगी केदारनाथ के दर्शन करने, है ना, वहाँ पे जाके सारे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर बारिश हो जाएगी चालू। एक तो वहाँ का रास्ता, एक तो वो जो मलबे के बने हुए पहाड़ है, ऊपर से रास्ता बहुत सकड़ा है ना, ऊपर से जनता जाके और इकट्ठा हो गई, ऊपर से उनकी कैपेसिटी कम है। जैसे कि मान लो कि ऐसे मान लो कि एक कागज़ का ढेर है ना, अब वो कागज़ का सपोज दैट ये कागज़ का एक बॉक्स है। अब ये जाहिर सी बात है, कार्टून मान लो तुम, कागज़ भी छोड़ो कार्टून मान लो। अब इसमें मान लो कि 5 kg की कैपेसिटी है इसकी, ये 5 kg वजन जो है ना ये सपोर्ट कर सकता है। अब तुम लोगों ने रख दिया इस पर 10 kg, तो क्या है, ढहेगा कि नहीं ढहेगा, ढहेगा ना। तो ये वाला रीजन है ना, ये कॉन्सेप्ट हिमालय में खूब चलता है, इधर खूब रिसर्च पेपर प्रकाशित होंगे, हर साल की कहानी है, हर पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा, अगले साल फिर होगा, कंटिन्यू जारी रहेगा, ये कमी नहीं होना, क्योंकि जनता मानती ही नहीं है कि नहीं है, लोग भी नहीं मानते। तो देखो ये वाला हो गया। अच्छा ये क्या अवसंरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है ना। तो और इसके अलावा ISFR का डाटा, हाल ही में भारतीय कुल वन क्षेत्र में दिखाई गई अति सघन वनों की गुणवत्ता और में कमी का चिंता का विषय। हाँ हाल ही में जो वन रिपोर्ट आई थी ना, तो जहाँ पे वन अधिक है ना वहाँ पे कमी हो रही है, और जहाँ पे वन कम है ना वहाँ पे वृद्धि हो रही है, ओवरऑल भी कमी हो रही है हाँ। तो ये डाटा जो है ना, अपन कहते हुए एक पेड़ माँ के नाम बाकी बचे डेवलपमेंट के नाम, है कि नहीं है। मोदी जी का नारा है एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी आधा ही बोलते हैं, पूरा मैं बता देता हूँ तुमको। एक पेड़ माँ के नाम, बचा हुआ डेवलपमेंट के नाम, विकास परियोजनाओं को दे दो, ठीक है। आगे देखो निष्कर्ष कंक्लूजन, वही वनों के ह्रास केवल पेड़ों को खतरा नहीं है बल्कि किसका है, जैव विविधता का नुकसान है, जलवायु परिवर्तन का कारण है, संयुक्त वन प्रबंधन जैसी योजनाएं अनिवार्य है। ये कंक्लूजन याद रख लेना, लास्ट में जब लिख के आओ ना तो बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। एग्जाम में भी खुश हो जाएगा बेचारा पढ़ते पढ़ते। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कब आता है 1986, कब आता है बच्चों 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या कहता है अधिनियम, यह अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया था, 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाया गया। इसके तहत अम्ब्रेला एक्ट कहा गया, सॉरी इसे अक्सर अम्ब्रेला एक्ट, अम्ब्रेला मतलब बृहद क्षेत्र पे, अगर बड़े इलाके पे बात हो तो उसे कहेंगे, क्योंकि यह पुराने कानूनों जैसे जलवायु के बीच में समन्वय करता है। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986। चलो भैया, इसके उद्देश्य वही पर्यावरण संरक्षण को क्या किया जाए, सुधार विकास योजनाएं बनाई जाए, मानवीय प्राणियों और पौधों की संपत्ति को खतरे से बचाया जाए, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, मानक के लिए निर्धारित किए जाए। वो ये है जी, पर्यावरण प्रदूषण को रोको, प्रकृति को रोको, पेड़ लगाओ, वो सब, बाकी लगाने कोई है नहीं, लगाए हुए को उखाड़ने से मतलब है। रोड बनती है, पहले तो रोड क्या, गवर्नमेंट करती भी क्या है, देखो बच्चा, गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो रोड बनाएगी, ठीक है, फिर बोलेगी रोड के आसपास में पेड़ लगाओ, लगा दिए पेड़ बढ़ गए, फिर थोड़े दिन बाद में 10-15 साल बाद में गवर्नमेंट बोलेगी रोड को करेंगे अपन चौड़ी, उड़ाओ पेड़ों को,
करो रोड छोड़। अरे यहाँ पेड़ है ही नहीं, लगा लो पेड़ों को। लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे? अरे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। ठीक है, आगे देखो, भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है बच्चों? आवश्यकता बताओ जरा भाई, क्यों है वन्य जीवों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये तो तुम ही कर लोगे। संरक्षण पारिस्थितिक विविधता को बनी रहती है, हमारे पर्यावरण के आवश्यक जल संसाधन जल वायु मृदा सुरक्षित रहते हैं। यह पौधों और पशुओं की आनुवंशिक विविधता के को भी बेहतर बनाता है। भाई वही संरक्षण की आवश्यकता, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है भावी पीढ़ी के लिए, पर्यावरण के लिए, है कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, वो सब वाला। तो यहाँ पे सेम वही डेटा रिपीट हो जाएगा, वो वाला ही। एक बार याद रख लोगे ना, फिर समझ में आ जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। फिर आता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 17+2, 17-2 संसाधन संरक्षण की बात की थी। 17+2 में वन्य जीवों की बात कर रहे हैं अपन। इसके एक साल बाद में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है, 1973। देखो, संरक्षण की दिशा में यह भारत का महत्वपूर्ण कदम। ठीक है भैया, मुख्य बिंदु क्या कहते हैं? इनमें से वन्य जीवों के आवास को संरक्षण का प्रावधान सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाए गए, उनके व्यापार को रोक लगाई गई। केंद्र और राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों के पशु विहार स्थापित किए। वो सब जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही है। अपन ने 3-4 कैटेगरी डिस्कशन की थी ना, वो वाला ही है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जो 3 थे ना, आरक्षित, रक्षित और खुला वन, वो वाला। ठीक है, प्रमुख संरक्षण परियोजनाएं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, बाघों को बचाने के लिए शुरुआत, विश्व की सफलतम परियोजनाओं में से एक। हालांकि अपन ने खूब मतलब डेवलपमेंट कर लिया प्रोजेक्ट टाइगर, इतने बचा लिए कि अब उनके लिए आवास की कमी हो गई है। इतने टाइगर बचा लिए अपन ने कि उनके लिए आवास की कमी हो गई, क्योंकि बाघ क्या करते हैं, इनमें आपस में इनका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है। वह इस एरिया का किंग कौन? मैं। इस एरिया का किंग कौन? मैं। और आपस में एरिया का मतलब थोड़ा बहुत बाउंड्री टकराते हैं तो ये आपस में भिड़ते हैं फिर राजागिरी करने के लिए कि इतना इतना इलाका मेरा। तो टाइगर अपना अपना इलाका बांटे रहते हैं। अगर दूसरा टाइगर एक टाइगर दूसरे टाइगर की बाउंड्री में जाएगा ना, तो फिर वो झड़पें होते हैं और उन झड़पों में इनका होता है नुकसान। ठीक है, ऐसी न्यूज़ें आती रहते हैं अखबार में, खूब आती है। प्रमुख संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अन्य परियोजनाओं में देखो, एक सींग वाले गैंडर राइनो के लिए, कश्मीर हिरण के लिए, मगरमच्छ। हाल ही में भारतीय काला हिरण हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। लगभग जो भी प्रजाति खतरे में, अपन उनके लिए बनाते हैं। फिर वनों का वर्गीकरण। देखो, वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। जैसे अपन ने क्या किया था, आरक्षित वन है ना, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये तो पढ़ लिया था अपन ने। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, है ना। वनों का वर्गीकरण है ना, कुल वन क्षेत्र में अधिक से अधिक भाग में, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। फिर ये इंपॉर्टेंट है, समुदाय और संरक्षण, मतलब कम्युनिटी कैसे वनों का साझा संरक्षण करती है। तो उसका एक तो चिपको आंदोलन बचाया था अपने राजस्थान में होता है, एक तो चिपको आंदोलन। ठीक है, खेजड़ी बचाओ आंदोलन, खेजड़ी बचाओ आंदोलन, चिपको नहीं, राजस्थान में जो है वो खेजड़ी बचाओ आंदोलन होता है। कब होता है? एक तो जोधपुर में होता है, इसके अलावा एक राजस्थान में अलवर में होता है। और ये जो चिपको आंदोलन ना, ये उत्तराखंड में। चिपको मतलब चिपक गए, किससे? पेड़ों से। चिपक गए किससे? पेड़ों से। जो पेड़ों के चिपक के जो आंदोलन किया गया है उसे अपन चिपको आंदोलन कहते हैं। और ये उत्तराखंड वाला फेमस है। ठीक है, तो उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने के लिए समुदाय वनीकरण का सबसे सफल उदाहरण है ना। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, यहाँ के गाँवों को वन्य जीवों के संरक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्यों की जाए। अलवर वाले क्षेत्र में भी रोका था खनन के। ये रहा, यहाँ से 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि को भोरनदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया गया, ताकि बाहरी हस्तक्षेप रोका जाए। मतलब बैरूजी महाराज की भूमि बना दी। ठीक है, फिर आता है संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी शुरुआत 1988 में उड़ीसा राज्य में की गई थी। यहाँ स्थानीय समुदाय को वनों का प्रबंधन और सुरक्षा, मतलब ऐसे मान लो कि ये भाई ये वन है, ठीक है, ये संरक्षित वन है, संरक्षित क्षेत्र मान लो। अब इसके आसपास कुछ कम्युनिटी रहते होंगे, समुदाय वगैरह रहते होंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार तुम एक काम करो, ये जो समुदाय है ना, तो आपस में बांट लो इस वन को। और यहाँ से कुछ जो आप लोगों को ले काम की चीज़ जो उनको नुकसान ना पहुँचो, जैसे भाई वनों की कटाई वगैरह, थोड़ी बहुत मात्रा में टहनियाँ वगैरह काट गई है ना, जंगल को मान लो कचरा वगैरह आ गया, वो भी ले लो। तुम अपने पशुओं को चराना चाहो तो चरा सकते हो, और बाकी आप लोग इसका संरक्षण करो। तो उसका जो जॉइंट एडवेंचर का, संयुक्त वन प्रबंधन का जो उदाहरण मिला अपने को, 1988 में उड़ीसा वाला था सबसे सफल उदाहरण। अच्छा, ये ऐसा होना भी चाहिए। अक्सर अपन जब अरावली पे डिस्कशन करते हैं तो अपन कहते हैं कि भाई जो अरावली है ना, उसको स्थानीय समुदाय में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि अरावली क्या बचाया जा सके। बाकी देखो,
फिर नवीन करंट वही चीता परियोजना, प्रोजेक्ट चीता आया था ना कुन्नू से नेशनल वाइड, इसके अलावा 55 टाइगर, ये तो बनता है। मिष्टी योजना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मिष्टी योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव के संरक्षण केंद्र सरकार की पहल है। ये यूपीएससी में खूब आया क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी में भी आ गया, आरएस में भी आ गया, पीएसआई में तो खैर नहीं आया, बट यूपीएससी में तो करीब 2 से 3 बार, मेंस में भी आया है यूपीएससी में। ये वाला सवाल है ना मिष्टी योजना का, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अमृत धरोहर योजना भारत की 85 रामसर साइट में संरक्षण के लिए शुरू। अमृत धरोहर वही है जो रामसर साइट है ना, उनका संरक्षण किया जाए, किससे किया जाए, अमृत धरोहर से। लास्ट पेज आ जाओ भैया, वो लास्ट में चला वन्य और वन्य जीवों संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है, स्थानीय समुदाय भी इसकी भागीदारी को सफल बनाएंगे। उस चैप्टर खत्म। तो ये था अपना चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। मैंने मेरी ओर से पूरी कोशिश की थी, मैं इतना जितना सिंपल कर सकूं मैंने उतना सिंपल किया था। फिर भी आपको लगे कि सर कुछ छूट गया या फिर कुछ ऐड होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट टाइम में अपन और अपडेट कर लेंगे। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए ये अपना चैनल का नाम सर्वे साइंस डे, इसे सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और शेयर करो तो तुम्हारी मर्जी, वरना तुम तो क्यों पढ़ लोगे, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी अपन जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऐसे जो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है ना, वो भी अपन एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, है ना। अगर जो लॉन्ग चैप्टर होंगे उनको अपन 2 पार्ट में कर लेंगे, जो शॉर्ट चैप्टर होंगे उनको अपन एक ही क्लास में क्या करेंगे, पूरा समाप्त करेंगे। तो ये था अपना चैप्टर, अपन में इस पर डिस्कस कर लिया। और बाकी तो आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जल्द ही मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब आगे पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।